जय हिंद साथियों। टीजीटी पीजीटी बीपीएससी अन्य शिक्षक परीक्षा के लिए प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 82 तक देख चुके थे कि किसकी कविताएं स्वाधीनता भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। तो ये हम लोग विकल्प देख चुके थे, सी था मुक्तिबोध का। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 83। यहीं से हम लोग को प्रारंभ करेंगे। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है। तो इस प्रश्न का अगले पृष्ठ पर उत्तर हम लोग देखेंगे। ये कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, बाल मुकुंद चंद हैं। तो किसने कहा है? तो बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने ये उक्ति प्रशंसा में कही है। और किसकी प्रशंसा की है? तो तुलसीदास की प्रशंसा में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पाए तुलसी की कला, यह तुलसी जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसने कहा है? तो ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कहा है। यहाँ उक्तियाँ ही चलेंगी लग रहा है। इतना सुन के पात साहिजी श्री अकबर साहिजी, आद शेर सोना नर हरदास चारण को दिया, इनकी 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भाई, आम खास बर खास हुआ, इन पंक्तियों का संबंध है। तो किससे है? 84 वैष्णव की वार्ता से है, या चंद छंद वर्णन की महिमा से है, 252 वैष्णव वार्ता है, या आईने अकबरी की भाषा वचनिका से है। तो ये है बी विकल्प, चंद छंद चरण वर्णन की महिमा से है। खड़ी बोली में गद्य की पहली पुस्तक अकबर के समकालीन कवि गंग लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा उपयुक्त पंक्ति इसकी कृति लिखी है। गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक की भाषा क्या है? तो ऊपर हम लोग देखें खड़ी बोली है। खड़ी बोली की पहली पुस्तक है। इनमें से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या अन्य विकल्प दिया है लोल्लट का या भट्टनायक का। तो यहाँ है भट्टनायक का, डी विकल्प आपका सही है। साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भट्टनायक ने किया, जो भरत मुनि के रससूत्र सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में आया है। इन्होंने इसे सिद्धांत रूप में स्थापित किया है। भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण विभावादि का बोध होता है। अभिनय गुप्त के अनुसार साधारणीकरण विभावादि के अस्थायी भाव का होता है। केशवदास मिश्र ने इस योग की मधुमती भूमिका से जोड़ा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलंबन या आलंबवत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। गुलाब राय के अनुसार नाटकीय प्रपंच, नाटककार, प्रेक्षक सभी का साधारणीकरण होता है। नगेंद्र के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार कवि कल्पित समस्त व्यापार का साधारणीकरण होता है, केवल किसी पात्र विशेष का नहीं। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो इसकी समय सीमा मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। प्राकृत का प्रारंभिक रूप पाली कहलाता है, दूसरा रूप साहित्यिक प्राकृतिक तथा तीसरा रूप अपभ्रंश है। यदि प्राकृत भी अपने शब्द संसार को भरने के लिए संस्कृत का आश्रय लेती रही, तथापि उसमें एक प्रकार की
प्रकृति का जन्य सहजता तथा सरलता छाई रही, अतः वह जनसाधारण की अति निकट रही तथा उसका रूप निरंतर परिवर्तित होता रहा। प्राकृत का काल विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। प्रथम प्राकृतिक काल पाली काल कहलाता है। इस ईस्वी पूर्व 500 से पहली ईस्वी तक। द्वितीय प्राकृत काल साहित्यिक काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तृतीय प्राकृतिक काल अपभ्रंश काल है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। बौद्ध काल में संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत को महत्व पद प्राप्त हुआ और बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ धम्मपद जातक तथा कथा साहित्य की रचना पाली नामक प्राकृत में ही हुई है। विकास की दृष्टि से प्राकृत का पूर्वकालिक अवस्था का नाम है पाली। यानी विकास की दृष्टि से प्राकृत का पूर्वकालिक अवस्था नाम पाली है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। में वह किसके लिए परिक्त है, तो वह है धर्म के लिए। प्रस्तुत पद्यांश में लोक जागरण और हिंदी साहित्य में लिया गया है, जिसका संपादन रामविलास शर्मा ने किया है। इसमें उल्लेखित है कि धर्म का वह प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। अतः स्पष्ट है कि इस गद्यांश में वह धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह किसके लिए है? धर्म के लिए है। निम्नलिखित में धीरोद्धत नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव या भीमसेन? तो इसमें कौन है? भीमसेन। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार नायक के 4 भेद होते हैं। धीरोदात्त, यह शोक क्रोध आदि से अविचलित, अत्यंत गंभीर, क्षमावान, आत्मश्लाघा न करने वाला, अहंकार शून्य तथा दृढ़वत होता है, जैसे राम, युधिष्ठिर आदि। धीर ललित कौन है? धीर ललित होता है वह बड़े कोमल स्वभाव वाला, कलाविद, सुखान्वेषी, भोग विलास, सुख ललित क्रीड़ाओं में लगे रहने वाला नायक होता है, जैसे दुष्यंत, अहमद शाह रंगीला आदि। धीर प्रशांत, शांत स्वभाव वाला परंतु क्षत्रिय नहीं होता, ऐसा नायक अधिकतर ब्राह्मण या वैश्य होता है, जैसे गौतम आदि। धीरोद्धत, यह मायावी, आत्म प्रशंसा सुनने वाला, प्रचंड स्वभाव, धोखेबाज, चपल, अहंकार और दर्प से भरा रहता है, जैसे परशुराम, भीम, मेघनाद, रावण आदि। इन नायक के 4 प्रकार हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि में से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो ये दक्षिण नायक हैं। व्याख्या से समझ लेते हैं। श्रृंगार विचार या नायिका के प्रति नायक के दृष्टिकोण के आधार पर नायक 4 प्रकार के बताए गए हैं। अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट।
अनुकूल नायक पत्नीव्रत होता है, पर नारी को मातुल्य मानता है। वह एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है। दक्षिण नायक कई नायिकाओं का प्रणयी होता है, फिर भी वह पूर्ण प्रणयिनी को नहीं भूलता। प्रधान महिषी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। सभी नायिकाओं के प्रति उसका व्यवहार सरल, भद्र, दयावान होता है। वह एक के साथ सभी को प्रसन्न रख सकता है, जैसे राम अनुकूल नायक हैं। एक पत्नी व्रत हैं, जबकि कृष्ण दक्षिण नायक है। दुष्यंत दक्षिण नायक हैं। शठ नायक वह है जो छल कपट और प्रवंचना से परिपूर्ण होता है। वह अन्य नायिकाओं से प्रेम तो अवश्य करता है, किंतु प्रकट रूप से नहीं। वह निर्लज नहीं होता। इसके विपरीत धृत नायक खुले रूप से दुराचरण करता है और निर्लज होता है। वह अपने प्रधान महिषी का मन दुखाने में नहीं चूकता। उसका प्रताड़ना की भी परवाह नहीं करता। कष्ट देने से में परवाह नहीं करता है। ए डिक्शनरी ऑफ एंग्ल एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, तो ये हैं जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे। इस कॉलेज में नियुक्ति के पूर्व इन्होंने ओरिएंटल सेमिनरी संस्था स्थापित किया था, जिसमें हिंदुस्तानी के पठन पाठन की व्यवस्था की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। जॉन गिलक्राइस्ट ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज विथ ए सप्लीमेंट, द ओरिएंटल लिंग्विस्ट, द हिंदी स्टोरी टेलर, द हिंदी मैनुअल, इनकी पुस्तकें हैं। आइए रिचर्ड्स की महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एक है, तो यह संप्रेषण का सिद्धांत। रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण काव्यशास्त्र सिद्धांत संप्रेषण सिद्धांत है। कैथारसिस या विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है, तो यह है चिकित्सा शास्त्र से। कैथारसिस अर्थात विरेचन शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, जिसका प्रयोग अरस्तु ने किया है। अधोलिखित में सूक्तिपरक वाक्य या सूक्ति नहीं है, तो वह है सी अंधे की लकड़ी। ये क्या है? मुहावरे में आता है। अग्नि स्वर्ण को परखती है, संकट वीर पुरुषों को। अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाति हृदय सांचे ताकि हृदय आप। ये सब श्रुतिपरक वाक्य हैं, जबकि तीसरा नहीं है। तीसरा क्या है? लोकोक्ति है। हमने मुहावरा कहा था, ये लोकोक्ति है। अंधे की लकड़ी सूक्ति नहीं अपितु लोकोक्ति है, जिसका अर्थ एकमात्र सहारा होता है। शेष सभी युक्तियाँ हैं। अगला है संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी, देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी अयंगर फार्मूला की प्रस्तुता हैं। तो ये हैं कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर। अय्यर नहीं है, अयंगर हैं। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी, देवनागरी, अंतर्राष्ट्रीय
अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी अयंगर फार्मूले की प्रस्तोता कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी तथा गोपाल स्वामी अयंगर थे। वस्तुतः हिंदी को राजभाषा बनाने हेतु संविधान सभा द्वारा तत्कालीन सदस्यों के मतभेदों को दूर करने हेतु इस समिति का गठन किया गया। इस समिति की सुझावों की जांच डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया समिति द्वारा करने के पश्चात अंततः मुंशी और अयंगर समिति के सुझावों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। मधुमय बसंत जीवन बनके, इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? तो बसंत यौवन का प्रतीक है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में बसंत का प्रतीक यौवन है। यह लक्षणात्मक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार शब्द शक्ति की दृष्टि में इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। रज्जुह शब्द का हिंदी में अर्थ है तो क्या होगा? रस्सी। फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें फंतासी का प्रयोग यथार्थ दृष्टि के निषेध के लिए होता है, यही क्या सही नहीं है। बाकी फंतास का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। ये तीनों सही हैं, ये सत्य नहीं है। विकल्प से और अधिक समझ सकते हैं। फंतासी में चरित्र पूर्णतः यथार्थ नहीं होता, किंतु उसका चित्रण कुछ इस प्रकार किया जाता है कि वे यथार्थ का भ्रम पैदा करते हैं और कभी कभी तो यथार्थ को पूरी तरह ईमानदारी से व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। फंतासी में लोक कल्पना का पूरा इस्तेमाल होने के कारण फंतासी लोक जीवन के विविध रंगों को उभारने में पर्याप्त सहायक होती है। अतः विकल्प एक सही शेष नहीं है, बाकी सभी क्या हैं? सही हैं। भारतीय नारी की समस्याओं का आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो लिखा है श्रृंखला की कड़ियाँ। महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर श्रृंखला की कड़ियाँ नामक ग्रंथ लिखा। इसमें नारी संवेदना के बौद्धिक एवं सामाजिक पक्ष का उद्घाटन हुआ है। रूढ़िवादी समाज, पुरुष प्रधान परंपरावादी दृष्टिकोण को इन्होंने तीव्र प्रतिवाद किया है। त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो उसमें किया गया है जायसी, सुर, तुलसी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित त्रिवेणी में 3 महान कवियों गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। तुलसी उनके प्रिय शिष्य थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने तुलसी ग्रंथावली 1923 का संपादन किया। उसकी भूमिका में रामचरितमानस तथा तुलसी के अन्य ग्रंथों की काव्य सौंदर्य का विस्तार पूर्वक उद्घाटन किया और अपने साहित्य प्रतिमान ने निर्धारित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य प्रतिमान निर्धारित किए? तो तुलसी अभी ऊपर वाली व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं, फिर भी चलते हैं विकल्प के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है आपके केशवदास, कबीर, तुलसी, केशव, सूर। तो इसमें तुलसी हैं। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खरोष्टी लिपि आरमाइक लिपि से मानी जाती है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति आरमाई लिपि से हुई है। खरोष्टी लिपि गंधारी लिपि के नाम से जानी जाती है, जो गंधारी और संस्कृत भाषा की को लिपिबद्ध करने के प्रयोग में आती है। इसका प्रयोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व
से 3री शताब्दी तक प्रमुख रूप से एशिया में होता रहा। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। चूलिका किसका भेद है? तो चूलिका प्राकृत का भेद है। प्राकृत नाम के अंतर्गत व्याकरणों के अनुसार कई भाषाएं आती हैं। सबसे प्राचीन व्याकरण वरुचि है, जिन्होंने 4 प्राकृतों का उल्लेख किया है: महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सौरसेनी। 12वीं शती के अंत की जैन लेखक हेमचंद्र ने 3 और प्राकृतों का उल्लेख किया है: आर्ष, जो अन्य लोगों की अर्धमागधी ही है, चूलिका है, पैशासिका और अपभ्रंश। परवर्ती व्याकरणों ने सामान्यतया हेमचंद्र का अनुसरण किया। वरुचि ने अपभ्रंश को एक पृथक प्राकृत नहीं माना, और संभवतः यह ठीक भी है। यह वही है जिससे बहुत से काव्यशास्त्रियों ने देवभाषा कहा। देवभाषा का अर्थ है देश में अथवा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। दंडी के काव्यादर्श से पता चलता है कि काव्य में अपभ्रंश से अभिप्राय चरवाहों और इस प्रकार के अन्य लोगों की भाषा। व्याकरण अथवा छंद शास्त्र की पुस्तक में जो कुछ भी संस्कृत से भिन्न था, अपभ्रंश कहा जाता है। प्राकृत की अंतर्गत उन्होंने महाराष्ट्री जो श्रेष्ठ प्राकृतिक है, सौरसेनी, गौड़ी और लाठी को लिया। गौड़ी प्रत्यक्ष ही मागधी का दूसरा नाम है। लाठी से उनका क्या अभिप्राय है, यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? तो इसमें विनय पत्रिका, निबंध काव्य नहीं है बल्कि गीत काव्य है। निबंध काव्यों की श्रेणी में जयशंकर प्रसाद की प्रलय की छाया, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, निराला का शिव जी का पत्र आते हैं। निराला जी द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा भी निबंध काव्य है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में इसका उत्तर विकल्प ए माना। प्रगति काव्य में प्रधान होती है। तो प्रगति काव्य में संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। प्रगति काव्य में संगीतात्मकता का पूर्ण स्थान है। प्रगति में अंतर्जगत का स्वाभाविक रागात्मक स्फुरण होता है, अतः संगीतात्मकता एक आवश्यक तत्व माना गया है। प्रगति काव्य की तात्विक विवेचना आधुनिक युग में हुई। आलोचना शास्त्रियों ने प्रगति 6 मुख्य तत्व संगीतात्मक अभिव्यक्ति, रागात्मक अनुभूति का समत्व, जीवन के एक अंश का चित्रण, भावाभिव्यंजना और संक्षिप्तता निर्धारित किए हैं। चंपूक के 2 भेद हैं। तो चंपूक के 2 भेद होते हैं, विरुद्ध और क्रमबक। सामान्य तौर पर काव्य के 2 भेद होते हैं: दृश्य काव्य जिसका अभिनय किया जा सके, नाटक, रूपक इत्यादि, और श्रव्य काव्य जिसका अभिनय न हो सके, यानी जिसे पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाए। श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं: पद्य छंद में रचित होता है, गद्य छंद रहित होता है। चंपूक गद्य और पद्यमय काव्य। पद्य काव्य की 2 शैलियाँ होती हैं: प्रबंध काव्य, मुक्ति काव्य और निर्बंध शैली।
पद्य काव्य के 3 उपभेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य तथा एकार्थ अथवा मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के 2 उपभेद पाठ्य तथा गेय हैं। चंपुक दृश्य नहीं किंतु श्रव्य भी होता है। मिश्र होने से ही दृश्य काव्य चंपुक नहीं होता। गद्य पद्यमयी राजस्तुति को विरुद्ध तथा अनेक भाषाओं से निर्मित काव्य को क्रमबक कहते हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं, तो इसमें सबसे पुराने कवि हैं विद्यापति। उपयुक्त कवियों में विद्यापति आदिकालीन या सबसे पुराने कवि हैं, जबकि तुलसी, सूरदास भक्तिकालीन और बिहारी ऋतकालीन कवि हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।